रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोना अपने गद्देदार बिस्तर पर सो रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसकी आवाज सुनकर वो नींद में ही फोन रिसीव करते हुए बोलती है। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो इस वक्त निद्रावस्था में है। कृपया दोपहर के बाद पुनः प्रयास करें। धन्यवाद। उसकी बात सुनकर आशना अपने कान पर लगे फोन को देखते हुए बोलती है, कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो फोन नहीं कर दिया? इससे पहले कि आशना कुछ कह या पूछ पाती, मोना फोन कट कर देती है और एक बार फिर फोन बजता है, जिससे इरिटेट होकर मोना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, इसकी ऐसी की तैसी, कौन है जो मेरी नींद में बाधा बन रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज तो मोना की ही है, अभी पता चलेगा। बदतमीज, कत्तर की कमीज, कुत्ता तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, आम का अचार, आजा मेरे यार। मुझे पता था कि तू ही है कमीनी। इतने वक्त बाद तेरी आवाज सुनने को मिली है। आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? और मेरा नंबर किसने दिया? अरे बस, ऊपर वाला मेहरबान हो गया और मैंने इंग्लिश की बुक में देखा। अबे अक्ल की अंधी, इंग्लिश की किताब से मेरा क्या वास्ता? घोचू, पूरी बात तो सुन। कॉलेज के टाइम में मैंने नंबर इसमें लिख लिया था, तो वहीं से मिला। ओ अच्छा, वो सब छोड़, खास खबर क्या है वो सुना। अबे तेरी सहेली का रिश्ता पक्का हो गया। भैंस की आँख, तेरा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ, सगाई भी हो गई। 7 फरवरी को शादी है मेरी। वाह, बहुत खूब। रिश्ता भी पक्का हो गया, सगाई भी हो गई, और तू मुझे अब बता रही है? अभी थोड़ी बताना था। शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके तब खबर देती। यार तू नाराज मत हो, अभी शादी में 1 हफ्ता है। प्लीज तू आजा, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। आती हूँ। मोना बात खत्म करके फोन रख देती है और शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगती है। अगले दिन वो बाय ट्रेन आशना के शहर आती है और उसके घर पहुंचती है, जहां रोहन नाम का एक लड़का बोलता है, ओ मिस, ऐसे कैसे अंदर घुसी जा रही हो? किससे मिलना है? ये लो बैग उठाओ और चलो, मैं होने वाली दुल्हन की बहन हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? ये लो कर लो बात। मैं कोई ब्रह्मा हूँ जो तुम्हारे बारे में बताऊँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दुल्हन का भाई हूँ। भाई? अभी तो 2 साल पहले तक वो एक लौती थी, फिर ये अचानक से बहन के भाई का आविष्कार कहाँ से हो गया? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भाई पेड़ से तो टपकने नहीं वाला। कहाँ खो गई? क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या उसके पेरेंट्स तुम्हारे भी माँ बाप हैं? या फिर तुम बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? कह दिया ना कि मैं भाई हूँ बस। अबे बहन के भाई, आयशा एक लौती है और उसका कोई भी सगा भाई नहीं है, तो तुम भाई के रूप में बहरूपिये तो नहीं हो? यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? मैं उसकी मुँह बोली बहन हूँ। और मैं मुँह बोला भाई हूँ। दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद रोहन उसे कमरे तक पहुंचाता है और उसे देखकर मोना बोलती है, अबे मोटी, ये तू ही है ना? तू इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बात है, हाथी ब्रांड आटा खाना छोड़ दिया क्या? तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू अब भी मेरा मजाक बना रही है। अबे दिल पर मत ले, मजाक कर रही हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन का मुंह बोला भाई रोहन दोनों हाथों में सूटकेस लिए हुए कमरे में आता है और बोलता है, ना जाने आपकी सहेली ने इस सूटकेस में कौन सा ईंट पत्थर भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे उठाने में मैं खुद ही ना उठ जाऊं। अबे ओ खजूर के फल, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मैं इसकी सहेली नहीं बहन हूँ, समझे? और इन दोनों बैग्स में शादी का सामान है। फिर ठीक है, सामान देखकर लग तो ऐसा रहा था कि हमेशा के लिए यहाँ डेरा डालने आई हो। छोटी सी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी आशना उनके बीच आकर बोलती है, शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी शादी में आए हो या युद्ध में? मैं तुम दोनों की बहन हूँ, अब लड़ो मत प्लीज। पूरे घर में साज बाज और गीत बजने लगते हैं। चारों तरफ लगी फूलों की लड़ियां शादी के घर की रौनक को बढ़ा रही थी। जिसके बाद आशना की मेहंदी और संगीत की रस्म शुरू होती है और दोनों को बैठे हुए देखकर आशना बोलती है, अरे तुम दोनों मूर्त बनकर क्यों बैठे हो? अगर मेरे सगे भाई बहन होते तो ऐसे नहीं बैठते, बल्कि मेरी खुशी के लिए नाचते। बस इतनी सी बात। अभी देख, तेरे ये मुंह बोले भाई बहन कैसे तेरे संगीत की रस्म में 4 चांद लगा देते हैं। क्यों रोहन? ये बात तो तुमने एकदम सही कही। रोहन और मोना साथ में डांस करके संगीत समारोह में रौनक लाते हैं। जिसके बाद आशना खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, ये हुई ना बात। बस तुम खुश रहो दीदी। ऐसे ही वक्त के साथ
सभी रस्में खत्म होती है और शादी का शुभ दिन आता है। और घर के कामों को खत्म करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बारात दरवाजे पर दस्तक देती है और दुल्हन की माँ सभी का स्वागत करती है। तभी दूर खड़े रोहन और मोना एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं। रोहन, वो देखो जीजू के जूते। अभी वो मंडप के पास जाएंगे और जैसे ही अपने जूते उतारेंगे तुम्हें वो जूते वहाँ से गायब करने हैं। फिर मैं उन जूतों को छुपाऊंगी और फिर हमें नोट मिलेंगे। समझ गया, जाता हूँ। रोहन मोना के बात को गांठ बांधकर वहाँ से जूते चोरी करने जाता है। तभी उसकी नजर दुल्हन की बहन अंशिका पर जाती है और अंशिका बोलती है, ओ मिस्टर, इतना घूर घूर कर किसे देख रहे हो? जूतों को। क्यों, जूते खाने हैं? हाँ क्या? जी, मेरा मतलब है आप इन जूतों को अच्छी जगह छुपा लीजिए। वो देखिए, वो मेरी बहन है जो इन जूतों के पीछे नहा धोकर पड़ी है। अगर आप अपने भैया के पैसे बचाना चाहती हैं, तो मेरी बात मानिए। रोहन को इतनी देर लगाते देखकर मोना खुद से बोलती है, ये रोहन का बच्चा जूते चुराने गया है या अपनी दाल गलाने? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों को बातों में उलझा देखकर मोना मौके का फायदा उठाकर जूतों को गायब कर देती है। थोड़ी ही देर में दुल्हा और दुल्हन मंडप में जाते हैं, जहां वरमाला की रस्म में आशना दूल्हे से ऊंचाई में छोटी पड़ जाती है और उदास होती है। जिसके बाद रोहन बोलता है, अरे आशना दीदी, क्या हुआ? देख रहा है ना, तेरे जीजू से कितनी छोटी लग रही हूँ मैं। एक काम कर, तू मुझे उठा। अरे दीदी, ये कैसे होगा? उसी तरह जैसे कि दुल्हन के भाई करते हैं। अबे मोना, तू हंस क्यों रही है? दिमाग चला, कुछ कर। तू नहीं चाहती क्या कि हमारी बहन जीजा जी के गले में माला डाले? चाहती हूँ, और ये तो मेरे चुटकियों का काम है। मेरी एक शर्त मान ले, अभी कर दूंगी। हाँ बोल। मैं तुझे जूता चुराई में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बोल, अब मंजूर है? हाँ मंजूर। रोहन की मंजूरी सुनकर मोना अपनी हाई हील अपनी मुंह बोली बहन आशना को पहना देती है। जिसके बाद आशना आसानी से दूल्हे को माला पहनाती है। जिसके बाद पूरे विधि विधान से शादी होती है और आरव बोलता है, मेरे जूते कहाँ गए? जूते ये रहे मेरे पास। आप कौन? ओहो, आप मुझे नहीं जानते? मेरा तो आपसे सबसे खास रिश्ता है। मैं आपकी इकलौती साली हूँ प्यारे जीजा जी। साली? ऐसे कैसे हो गया? मैं उसकी एकदम खास बहन हूँ। चलिए अब फिरौती की रकम निकालिए और जूते ले लीजिए। ठीक है साली साहिबा। आरव अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसे देता है और मोना बोलती है, ये क्या जीजा जी, इतनी कंजूसी? आज के जमाने में 500 रुपए से क्या होगा? इससे तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी। तो फिर आप ही बताइए कितने चाहिए? आप हमें 21,000 ही दे दीजिए, हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ना चाहते हुए भी आरव को जूतों की भारी रकम चुकानी पड़ती है। जिसके बाद विदाई का समय आता है और मोना बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम एक रस्म तो भूल ही गई। क्या भूल गई? कलीरे की रस्म अभी बाकी है। ओह हाँ, याद आया। आशना अपने चूड़े के कलीरों को गिराने की कोशिश करती है। तभी मोना बोलती है, अबे गिर जा, तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो? मोना ये बोल ही रही होती है कि तभी आशना के कलीरे का टुकड़ा उसके हाथों में आ गिरता है और वो बोलती है, मुबारक हो प्यारी बहन, अगला नंबर तेरा ही है। अपनी इस बहन को बुलाना भूलियो मत शादी में। इस तरह शादी और तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद शादीशुदा जोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रोहन बोलता है, दीदी आपका तो हो गया, मेरी शादी का जुगाड़ करना। मैं आपका भाई हूँ ना, मुझे आपकी ननद से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। इतनी जल्दी? अरे दीदी, आप नहीं चाहती कि मैं आपके मुंह बोले भाई से नंदोई बन जाऊं? प्लीज जीजू को पटा लेना और अपनी ननद से मेरी बात चलवा देना। ओके। इस तरह रोहन और मोना अपनी मुंह बोली बहन की शादी एंजॉय करते हुए वहाँ से विदा लेते हैं। तभी रास्ते में आरव बोलता है, बेबी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे 2 भाई बहन भी हैं। वो दोनों मेरे पक्के दोस्त हैं, इसलिए मैं दोनों को अपना भाई बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। मतलब वो तुम्हारे मुंह बोले भाई बहन थे? हाँ। बीवी के मुंह बोले भाई बहन की टोली में 21,000 लुट गए। अगर सगे होते तब तो शायद कच्चे में ही घर आना पड़ता। हे भगवान, ये दूर के रिश्तेदार। और इसी के साथ मुंह बोली बहन की शादी की कहानी खत्म होती है। प्रज्ञा बहुत ही सुशील
और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने विपुल नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा दी थी। विपुल एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का लड़का था जो सभी लड़कियों को ताड़ता रहता था। साथ ही शादी से पहले भी उसके 4 से 5 लड़कियों के साथ अफेयर्स रह चुके थे। बिना विपुल के बारे में जाने प्रज्ञा के माता पिता ने अपनी नाजुक सी कली बेटी को उस घटिया आदमी के साथ विदा कर दिया था और जिसका अंजाम प्रज्ञा को भुगतना पड़ा। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं कि तभी प्रज्ञा उससे पूछती है, विपुल जी देखिए ना, कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लग रही है? माँ जी ने पूजा में बुलाया है, तो बताइए ना एक बार। विपुल जी बताइए ना। अरे तुम फोन दो। नहीं दूंगी, जब तक मुझे बता नहीं देते ना कि कौन सी साड़ी पहनूं, तब तक आपका फोन बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं देगी ना तू? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर विपुल गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? पता नहीं कहां से मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पल्लू में बांध दिया। ऐसा है, मुझे तुझ जैसी गवार लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। कुछ देर के बाद वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही खुद को शीशे के आगे देखती है तो उसकी गर्दन पर विपुल की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और इस वजह से उसे गले का हार पहनने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो पहन लेती है और पूजा में जाकर भगवान की आरती करती है। और फिर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। अच्छा बहू सुन, आज ना तू उपमा बनाना, विपुल को बहुत पसंद है और बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है माँ जी, मैं अभी झटपट से बना देती हूँ। अरे रुक बहू, सुन तो सही। ओहो, आधी बात तो सुनी ही नहीं इसने, कहीं मूंगफली ना डाल दे उपमा में। प्रज्ञा उसके लिए जल्दी से उपमा बनाती है और वो क्रश्ड मूंगफली भी उसमें डाल देती है और विपुल भूख के मारे वहाँ आता है। प्रज्ञा हाथों में उपमा लिए वहीं खड़ी होती है और तुरंत उसे दे देती है, जिसे खाते ही विपुल बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है। ये सब देखकर प्रज्ञा बहुत ही घबरा जाती है और तभी विपुल बोलता है, मेरा गला, माँ जल्दी आओ मेरे पास। विपुल जी आपको क्या हो गया? ये लीजिए पानी। दूर चली जाओ मुझसे माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा माँ। इतना सब कहकर वो बेहोश हो जाता है और तभी विपुल की ऐसी आवाजें सुनकर रेशमा आती है और बोलती है, अरे विपुल बेटा, क्या हुआ तुझे? ऐसे बेहोश कैसे हो गया? माँ जी देखिए ना, इनको क्या हो गया? पहले इन्हें बहुत ज्यादा खांसी आई, फिर इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेबल पर रखी उपमे की प्लेट को देखकर वो उसे चखती है और प्रज्ञा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे कलमोही, नासपीटी, बेअकल, बेशरम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बात आखिर पूरी सुनी क्यों नहीं? तेरी गलती है सारी इसमें। पर माँ जी मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? अरे तूने मेरे बेटे को उपमा खिलाया ना, उसमें मूंगफली डालकर। अरे करमजली, इसे मूंगफली से एलर्जी है और तूने उसे वही खिला दिया। क्या? पर माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्हें मूंगफली से एलर्जी है। अरे बेअकल, एम्बुलेंस भी बुलाएगी या मेरे बेटे को मारना चाहती है तू? प्रज्ञा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। कुछ टेस्ट और इंजेक्शंस लगाने के बाद विपुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। वक्त गुजरता जाता है, घर में सभी लोग खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो विपुल उसे कोई प्यार दे पाता और ना ही उसे कभी बीवी का दर्जा दे पाता। सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा पर जोर जबरदस्ती ही किया करता, उसे बहुत मारता पीटता। साथ ही रेशमा भी प्रज्ञा को बिना बात के ताने दिया करती। इन सब से परेशान होकर वो आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा गले में डालती है और उसे अपनी आंखें बंद करके अपने मम्मी और पापा की झलक दिखाई देती है और ऐसे में वो अपना फैसला बदल लेती है, जिसके बाद वो विपुल को डाइवोर्स देने की सोचती है और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके विपुल के मुंह पर मारकर और अपने सारे सामान के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर उन्हें सब बताती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरी बच्ची, तू रो
किस्मत में ऐसा गलत लड़का लिखा था। अगर हमें पता होता कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं मेरी बच्ची तुझे कभी उसके साथ विदा न करती। नहीं मम्मी पापा, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। समय गुजरता जाता है और प्रज्ञा अपनी पहली शादी की यादों को भुला देती है। और ऐसे ही एक दिन वो सब्जी लेने के लिए बाजार गई होती है। वापस आते समय एक बड़ा सा ट्रक उसके पीछे तेजी से आ रहा होता है, लेकिन प्रज्ञा तो अपने ख्यालों में इस कदर गुम होती है कि उसे कुछ होश नहीं होता। और जैसे ही वो ट्रक प्रज्ञा को कुचलने वाला होता है कि तभी पुनीत नाम का एक लड़का आकर प्रज्ञा को अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है, पागल हो क्या तुम? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इतना बड़ा ट्रक तुम्हारे पीछे आ रहा था, देख के नहीं चल सकती क्या? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मर जाने दो मुझे, आखिर मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। लगता है तुम ठीक नहीं हो। प्रज्ञा की ऐसी बातें सुनकर पुनीत उससे सारा सच पूछना चाहता है, जिसके बाद प्रज्ञा भी उसे विश्वास करके सब कुछ बता देती है। और प्रज्ञा की कहानी सुनकर पुनीत बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, साथ ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यूं ही बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनमें गहरी दोस्ती हो गई हो। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और उनके बीच में प्यार कब पनप जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन पुनीत उसे एक होटल में ले जाता है, जहां उसने पहले से ही एक रूम को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक से तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में रिंग लिए प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जब से आप मुझे मिली हो। आपके बिना सांस लेना भी अब मुश्किल है मेरा। मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? पुनीत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर क्या आप मुझे मेरे अतीत के साथ अपना पाएंगे? हाँ प्रज्ञा, मैं भी तुम्हें अपना पास बताना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों नए सिरे से अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर सकें। बताइए। प्रज्ञा, तुम्हारी तरह मेरी भी पहले शादी हो चुकी है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो सिर्फ अभी 6 महीने की है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी बेटी को और मुझे संभालोगी? तो फिर आपकी पत्नी वो कहाँ है? वो इसे जन्म देने के बाद हम दोनों को छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी भी खाली हो गई थी, पर फिर जब तुम आई मुझे लगा कि मैं फिर से जी सकता हूँ। इधर आइए। I love you so much। मैं आपको भी प्यार करूंगी और आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करूंगी। इस तरह वो दोनों अपने उस प्यार भले लम्हे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। साथ ही अपने घर वालों को सब बता देते हैं और उनकी सहमति और उनके आशीर्वाद से पुनर्विवाह कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं, वो पुनीत की बेटी को भी एक माँ की तरह सच्चा प्यार करती है और कभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। पुनीत भी प्रज्ञा को वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी वो हकदार होती है। और कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। इतना सब होने के बाद सभी लोग घर में उसका बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।